हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन जो टॉपिक देख रहे थे उससे आगे देखते हैं कि जो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज का टॉपिक चल रहा था, अपना चैप्टर चल रहा था, उसमें अपन कॉम्बिनेशंस देख रहे थे। सभी कंप्लीट हो गए थे। पहला वाला जो प्योर रजिस्टर का कॉम्बिनेशन था उसमें अल्टरनेट करंट और वोल्टेज दोनों में जो फेज एंगल होगा वो सेम होगा और फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों में जीरो होगा। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन, नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन अपन ने करवाया था, नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन करवाया था उसमें अल्टरनेट सोर्स को, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स को कैसे कनेक्ट किया था, प्योर कैपेसिटर से। प्योर कैपेसिटर पहले प्योर इंडक्टर का किया था। प्योर इंडक्टर में जब कनेक्ट किया था तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 आगे था, प्योर इंडक्टर की कंडीशन में। थर्ड अपन ने जो कॉम्बिनेशन करवाया था वो था जो थर्ड जो कॉम्बिनेशन था उसमें कैपेसिटर को कंबाइन करवाया था किससे, अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स से। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 पीछे था, या फिर करंट जो वोल्टेज से π/2 आगे था। देन अपन ने कॉम्बिनेशन करवाया था रजिस्टर और इंडक्टर का। रजिस्टर और इंडक्टर का जब कॉम्बिनेशन करवाया था तो उस कंडीशन में क्या रहा था, वोल्टेज जो है वो करंट से थीटा एंगल ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट करवाया तो उस कंडीशन में वोल्टेज करंट से ज्यादा हो, कितना ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा। फिर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करवाया था उसमें रजिस्टर और कैपेसिटर का। रजिस्टर और कैपेसिटर का जब कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जो वोल्टेज है करंट से थीटा पीछे था, या फिर करंट जो वोल्टेज से थीटा आगे था। फिर तीनों कंबाइन करवा दिया था, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। इसमें देख रहे थे अपने पास इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई थी Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस, लास्ट जो वैल्यू आई थी अपने पास Z इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास आ गई थी। इम्पीडेंस, ये इसको क्या बोले, इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ने सोल्व कर लिया था। फिर मैंने बताया था इसमें रिलेशन देखें, XL XC से लार्ज होगा, XL XC से स्मॉल होगा, या फिर XL XC के इक्वल हो, तब क्या सिचुएशंस बनेंगी। फर्स्ट केस यदि देखें, फर्स्ट केस में क्या करते हैं, if XL is greater than XC, XL is greater than XC, XL किससे लार्ज है, XC से लार्ज है, तो इस कंडीशन में ये क्या वैल्यू क्या बन जाएगी, XL बन जाएगी। यानी जो इम्पीडेंस है वो कितना बन जाएगा, यानी अब जो XL माइनस XC की जो वैल्यू है, XL माइनस XC की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, XL के। XL यहाँ पे क्या इंडक्टर का रिएक्टेंस है, और XC क्या है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस है। किसका रिएक्टेंस है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस, जो पहले देख चुके थे अपन। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, एक्स किसको डिनोट कर रहा है, इमेजिनरी रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। जब अभी ग्राफ बनाएंगे तब समझाऊंगा मैं। तो XL जब यदि XL की वैल्यू XC से लार्ज हो जाए तो उस कंडीशन में XL माइनस XC किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा, XL के इक्वल होगा। यानी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, Z इज इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, XL स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में जो RLC कॉम्बिनेशन का जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, RL सर्किट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, RL सर्किट की तरह। RL सर्किट की तरह बिहेव जब करेगा तो अपन ने देखा था, क्या देखा था कि जो इसके लिए वेक्टर डायग्राम जो बन रहा था, वेक्टर डायग्राम कैसे बनाया था RL सर्किट के लिए। RL सर्किट के लिए जो वेक्टर डायग्राम बनाया था पहले तो कंप्लीट के लिए यदि बना लें, ये O है पॉइंट, और इस डायरेक्शन में वोल्टेज इंडक्टर के लिए, और इस डायरेक्शन में वोल्टेज कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ पे XL का मान XC से लार्ज है, तब क्या सिचुएशन बनेगी, Z की वैल्यू यदि देखें, Z की वैल्यू यदि देखोगे तो यहाँ पे मान लेते हैं ये वोल्टेज XC है, यहाँ तक तो है XL एक्सएल और एक्सिस, जैसे यहाँ पे ये तो अक्स ले लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ तक मान लिया एक्सएल दे रखा है, और इसमें ये नेगेटिव, ये तो एक्स एक्सिस है, और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सएल दे रखा है, नीचे क्या होगा, एक्स होगा, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स। यानी इस पूरे में से एक्सएल में से एक्स लेस करेंगे तो यानी ये वाला कितना बन जाएगा, एक्सएल माइनस एक्स। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, XL माइनस XC, XL माइनस XC। अब करना क्या अपन को, यदि इसका रिजल्टेंट यदि निकाले, साइड में जो होगा रेजिस्टेंस को डिनोट कर दें कैपिटल R से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा
ये वैल्यू निकालनी है तो इम्पीडेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये वाला इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट किससे डिनोट करेंगे, ये कंप्लीट आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जेड इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, एक्सएल माइनस एक्ससी है, तो ये भी कितना होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर डायग्राम यदि बना रहे हैं एक्सएल और एक्ससी के लिए, तो इस कंडीशन में जेड इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यदि वेक्टर डायग्राम में फेजर डायग्राम यदि बनाए, इसमें फेजर डायग्राम में क्या करते हैं, फेजर डायग्राम में भी टू एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस जिसपे कौन सी एक्सिस होगी, रेजिस्टेंस के एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, यानी इस साइड में तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो इमेजिनरी एक्सिस वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, या फिर यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ये तो है रेजिस्टेंस एक्सिस, यानी जो रियल जो एक्सिस है उसको तो रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इमेजिनरी एक्सिस है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंस है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंस है। अब ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, ये जो अभी कंडीशन लिए एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, यानी जो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटर की रिएक्टेंस से लार्ज है, तो उस कंडीशन में आरएलसी जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आरएल सर्किट की तरह। और अपन को पता है कि आरएल सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो करंट से पाई बाय 2 क्या होता है, थीटा क्या होता है, आगे होता है। तो यहाँ पे यदि देख ले जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज है इन दोनों का, रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो क्या होगा, वी नोट आरएलसी, आरएलसी। ठीक है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया, ये इसके साथ कितना बना रहे हैं, ओमेगा टी एंगल बना रहे हैं। अब अपन देख रहे हैं कि जो ये आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा, आरएलसी सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, आरएल सर्किट की तरह। आरएल सर्किट में अपन ने क्या देखा था कि जो वोल्टेज है, रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो करंट से कितना आगे होता है, पाई बाय 2 क्या होता है, आगे होता है। तो पाई बाय 2 आगे करने जब थीटा आगे होता है, पाई बाय 2 तो ओनली प्योर इंडक्टर में काम में आता है, तो यहाँ पे कितना कर दोगे, इससे थीटा कम, थीटा यानी इस डायरेक्शन में ये वाला जो एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को। वोल्टेज करंट से कितना आ गया, थीटा आ गया, वोल्टेज करंट से कितना आ गया, थीटा आगे होगा, ये आई नोट। अब प्योर रजिस्टर यदि दे रखा होता तो इधर क्या होता, वोल्टेज हो जाता रजिस्टर का। ये सिचुएशन जो बनी है वो किसकी है, प्योर रजिस्टर की। और अपन को पता है कि जो प्योर इंडक्टर होता है उसके जो वोल्टेज जो होगा वो करंट से पाई बाय 2 आगे होता है, तो करंट से पाई बाय 2 आगे यानी इस डायरेक्शन में, इसे 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये जो वोल्टेज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज इंडक्टर जो वोल्टेज है उसका, इंडक्टर जो दे रखा उसका वोल्टेज को, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज। कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, कैपेसिटर का। लेकिन अपन को इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या करना अपन को, जो एक्सएल और एक्स यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का, यानी इंडक्टर का ही देखना है। बट यहाँ पे अब जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या करना होगा, इसको सी को भी यदि कंबाइन करके चले तो इसमें इतना इसमें से लेस कर दो, ऊपर वाला यदि लेस करें यानी यहाँ तक क्या हो जाएगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वी नोट एल माइनस का क्या हो जाएगा, वी नोट सी, वी नोट एल माइनस वी नोट सी। और इसको रिजल्टेंट जब मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये वाला से वी नोट आर अपन ने कितना कैलकुलेट किया था, वी नोट आर एल सी जो है वो कितना कैलकुलेट किया था, वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर। अब ये वी नोट एल माइनस वी नोट सी है तो ये भी कितना होगा, वी नोट एल माइनस का कितना हो जाएगा, वी नोट सी। तो ये वाला ट्रायंगल यदि देखें, ये 90 डिग्री का एंगल है, नीचे वाला तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रजिस्टर उसके वोल्टेज को, मैक्सिमम वोल्टेज को, और ये वाला वी नोट एल माइनस वी नोट सी। ये बेस है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो इसमें हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो फेजर डायग्राम आया किसके लिए है, जब कंडीशन क्या हो, एक्सएल की वैल्यू क्या हो, एक्सेस सी से क्या हो, लार्ज होता है, उस सिचुएशन में ये फेजर डायग्राम बनेगा। ये तो है फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम है, फेजर डायग्राम है। और ये है वेक्टर डायग्राम। दोनों जो डायग्राम बन रहे हैं, दोनों जो डायग्राम बन रहे हैं कौन सी सिचुएशन बनेंगे, जब एक्सएल की वैल्यू क्या हो, एक्सेस सी से क्या हो, लार्ज है, तब ये वेक्टर डायग्राम और ये फेजर डायग्राम। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट वाला भी सेम एज इट इज है, बस वहां पे पॉजिटिव क्या करना, नेगेटिव करना। दोबारा से देख लो, इसमें भी दोबारा से देख लो क्या करना है। एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाए, एक्सेस सी लार्ज है
तो उस कंडीशन में एक्सएल की वैल्यू यदि एक्स से लार्ज है तो एक्सएल माइनस एक्स अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, एक्सएल के, यानी एक्सएल माइनस एक्स अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल रखना है, एक्सएल के। यानी इंपेडेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यानी ये वाला फॉर्मूला जब अपन ने प्योर इंडक्टर पढ़ा था वहां पे भी इंपेडेंस की वैल्यू यही आ रही थी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी प्योर इंडक्टर की तरह उपयोग करना है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे तो क्या लेंगे, रेजिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, इंपीडेंस ले लें या फिर रिएक्टेंस ले लें। इधर तो रेजिस्टेंस और इधर क्या होगा, रिएक्टेंस होगा। तो अपन को पता है ये एक्सल इस डायरेक्शन में एक्सिस से क्या हो, नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब एक्सल जो है यहाँ पे एक्सिस से लार्ज मान, एक्सल जो एक्सिस से क्या है, लार्ज है, तब एक्सल माइनस एक्सिस ये वाला हो गया। ये वाले जो दूरी इतने मतलब इतने कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा। नीचे रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इधर एक्सएल माइनस एक्ससी दे रखा है, ये भी क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी है। तो जेड इंपीडेंस की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये डायग्राम बना हो तो क्या है, वेक्टर डायग्राम। अब बनाना है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम है जो एक्स एक्सिस है उसको तो मानते हैं रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उसको मानते हैं इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस है उस पर रेजिस्टेंस कैपिटल आर लेता है और इमेजिनरी जो एक्सिस है उस पर रिएक्टेंस एक्स लेते हैं। कितना लेंगे, रिएक्टेंस एक्स लेते हैं, जेड इंपीडेंस रिएक्टेंस एक्स लेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो आरएलसी सर्किट का जो मैन वोल्टेज मैक्सिमम जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू रियल एक्सिस यानी रेजिस्टेंस के साथ ओमेगा टी का एंगल बनाएगी। देन उसके बाद में क्या होगा, ये जो वोल्टेज है रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, कौन सा इंडक्टर की तरह, कौन सा सर्किट की तरह कर रहा है, प्योर इंडक्टर की तरह। प्योर इंडक्टर में क्या होता है, करंट जो होता है वोल्टेज से थीटा एंगल क्या होगा, पिच आरएल कॉम्बिनेशन है ना, ये कौन सा है, आरएल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो वोल्टेज से थीटा पिच होता है या फिर जो वोल्टेज करंट से थीटा आगे होगा। अपन ने वहां पे वो इक्वेशन बनाई थी आरएल कॉम्बिनेशन में, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का कितना आया था, थीटा आया था। तो यानी यहाँ पे देखेंगे तो ये थीटा क्या है, पीछे करंट से, करंट जो है वोल्टेज से थीटा पीछे है और वोल्टेज करंट से थीटा आगे है, तो ये कर दिया। देन अपन वोल्टेज की बात करें, इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है करंट से π/2 आगे होता है तो π/2 आगे कर दिया। वोल्टेज जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो कैपेसिटर के वोल्टेज से लार्ज मान है तो इधर कर दिया अपन ने, ये वाला लार्ज मान के चल रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इतना ये कम मान है तो कम मान है तो इतना इसमें लेस कर दे इसके इक्वल, तो ये कितना बचे, वी नोट एल माइनस वी नोट सी। अब ये वी नोट माइनस वी नोट सी है तो ये भी कितना होगा, वी नोट एल माइनस वी नोट सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नीचे वाला ये रजिस्टर का वोल्टेज है, ये वी नोट एल माइनस वी नोट सी है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए आएगा, जब प्योर कैसा दे रखा हो, आरएल कॉम्बिनेशन है, यानी जो आरएलसी सर्किट हो किसकी तरह बिहेव करे, आरएल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करे, तब ये काम मिलेगा। अब क्या सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या करना है, केस सेकंड में क्या करना है, यदि सिचुएशन क्या ले लें, इफ जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू किससे लार्ज हो जाए, इंडक्टर के जो कैपेसिटी रिएक्टेंस है, इंडक्टर की रिएक्टेंस है लार्ज है, पीछे वाले से क्या अपोजिट है, एवरी अपोजिट है, इसमें कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टर की रिएक्टेंस से लार्ज है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सएल XC माइनस XL बनेगा, क्या बनेगा, XC माइनस XL, XL माइनस XC की जगह क्या बनेगा, XC माइनस XL बनेगा, यानी जो इम्पीडेंस जो है वो उस कंडीशन में रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। यानी अब क्या करना है, जब वेक्टर डायग्राम यदि बनाओगे, वेक्टर डायग्राम पहले बना ले, वेक्टर डायग्राम बना रहे हो, अब की बार क्या करना है, जो
एक्सएल की वैल्यू यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस उसकी वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस की कंपेयर में कम रखनी है। तो यहाँ पे तो क्या कर लिया, ये तो एक्स एक्सिस और ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो एक्सिस है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो एक्सिस है वो किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, रिएक्टेंस की। किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, रिएक्टेंस की। मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की। और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ तक वो किसकी मान लेते हैं, या फिर इससे ज्यादा ले लें। ये वाली वैल्यू यहाँ तक वो किसकी मान लेते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। अब यदि एक्स से लार्ज माना है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से लार्ज मानी है तो ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ तक क्या वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, एक्सएल माइनस का कितना हो जाएगा, एक्ससी हो जाएगा। एक्सएल माइनस का क्या हो जाएगा, एक्ससी। अब यदि रेजिस्टेंस यहाँ तक मान लें कैपिटल आर तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट यदि निकालोगे वो किसकी वैल्यू आएगी, इंपीडेंस की वैल्यू यानी ये जेड की वैल्यू आएगी। यदि इन दोनों का रिजल्टेंट यदि इस डायरेक्शन में निकलेगा उस रिजल्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। इसको इससे मेट करेंगे और ये वाले मेट हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एक्सएल एक्ससी माइनस एक्सएल होगा। ये क्या होगा, एक्ससी माइनस एक्सएल होगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से लार्ज मानी है तो ये एक्ससी माइनस एक्सएल है तो ये भी कितना होगा, एक्ससी माइनस एक्सएल हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है। तो ये कैपिटल आर है, ये एक्ससी माइनस एक्सएल है, ये परपेंडिकुलर ये बेस तो हाइपोटेनस कितना होगा, रूट बेस स्क्वायर, बेस कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस का क्या हो जाएगा, एक्सएल का होल स्क्वायर। ये जो डायग्राम आया है वेक्टर डायग्राम आया है किसके लिए, वेक्टर डायग्राम किसके लिए आया है, जब कैसे कैसे सिचुएशन दे रहे हैं जब कैपेसिटिव का रिएक्टेंस इंडक्टर के रिएक्टेंस से क्या है ज्यादा है तब ये वाला वेक्टर डायग्राम बनाना है। देन अपन बनाए इसका फेजर डायग्राम। अब यदि फेजर डायग्राम यदि बनाएंगे, फेजर डायग्राम में क्या क्या करना है, फेजर डायग्राम में जो एक्स एक्सिस है उसको तो रियल एक्सिस मानते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस कैपिटल आर लेते हैं, रेजिस्टेंस कैपिटल आर लेते हैं। और जो वाई एक्सिस है वो उसको इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं, उस पे क्या लेंगे, कैपेसिटिव लेंगे, रिएक्टेंस वहां पे क्या लेंगे, रिएक्टेंस लेंगे एक्स और ये रेजिस्टर रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इन दोनों के बीच में फेजर डायग्राम बनेगा। वो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो क्या करना अपन को, जो वोल्टेज है उसको देखना है। कौन सा वोल्टेज, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है आरएलसी सर्किट का, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना दे रखा है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं V नॉट RLC। रिजल्टेंट जो वोल्टेज है वो, अब ये जो सर्किट है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो इंडक्टर रिएक्टेंस की कंपैरिजन में क्या लार्ज है, उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो सर्किट RLC सर्किट है वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, RC सर्किट की तरह। किसकी तरफ बिहेव करेगा, RC सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। और अपन ने RC सर्किट के लिए देखा था कि जो वोल्टेज है वो तो कितना आ रहा था, V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है वो कितना आ रहा था, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का कितना आ रहा था, थीटा, प्लस का कितना था, थीटा। यानी जो करंट जो था वोल्टेज से थीटा आगे था, यानी ये थोड़ा नीचे बना लें, ये ओरिजिन है और इस डायरेक्शन में ये अभी ये जो है आरसी सर्किट की तरफ बिहेव कर रहा था, उस कंडीशन में वोल्टेज जो है करंट से थीटा पीछे होगा और करंट जो है वोल्टेज से थीटा आगे होगा। तो करंट वाली जो डायरेक्शन बनेगी, करंट वाले जो वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, करंट का इस डायरेक्शन में बन जाएगा आई नोट। कितना बनेगा, आई नोट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि वोल्टेज की बात करें, रजिस्टर वाले वोल्टेज की बात करें, प्योर रजिस्टर दे रखा है उसके लिए जो वोल्टेज होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। ये जो आरएलसी सर्किट का जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा टी, पहले भी देख रखा है। और ये करंट जो है वोल्टेज से थीटा आ गया तो ये थीटा हो गया, ये वाला एंगल कितना हुआ है, थीटा हुआ है। और करंट वोल्टेज से थीटा आगे हो गया तो आगे क्या करना है, प्योर रजिस्टर यदि दे रखा है तो उसका जो वोल्टेज है वो करंट की डायरेक्शन में होता है।
अपन ने देखा था। प्योर रजिस्टर होता है उसका वोल्टेज क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है। और यदि अपन बात करें रजिस्टर कैपेसिटर की, कैपेसिटर का यदि वोल्टेज देखें, कैपेसिटर यदि वोल्टेज देखें प्योर कैपेसिटर कंडीशन में क्या होता है, पाई बाय 2 आगे रहते हैं। प्योर कैपेसिटर का वोल्टेज यानी इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे V नॉट C से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V नॉट C से। और यदि वैल्यू जब रखेंगे, जैसे यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू I नॉट कैपिटल R, और इसमें वैल्यू क्या हो जाए I नॉट अक्स C, I नॉट अक्स C। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में ओमेगा C हो जाएगा। I नॉट 1 अपॉन में ओमेगा C। ये जो है कैपेसिटिव का जो वोल्टेज है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से कितना आगे होता है, पाई बाय 2 आगे, यानी इससे पाई बाय 2 आगे रहेगा। कब, प्योर कैपेसिटर कंडीशन में। और जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है करंट से, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाय 2 पीछे रहता है, और इंडक्टर का जो वोल्टेज है करंट से पाई बाय 2 आगे रहेगा इस डायरेक्शन में। वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडक्टर V नॉट L। V नॉट L की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, I नॉट L अक्स L, यानी I नॉट ओमेगा L हो जाएगा। जब प्योर कैपेसिटर दे रखा है उसका वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 पीछे होता है, और प्योर जब इंडक्टर है तो उसका वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय 2 आगे रहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट करंट का, इंडक्टर का जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो कैपेसिटर वोल्टेज से क्या हो, कम होगा। ये सिचुएशन अपन ने ले रखी है। तो इस कंडीशन में ये वाला डायरेक्शन में ये V नॉट L है, तो इसमें से इतना लेस कर दें, यानी ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, अपन ने V नॉट L जो V नॉट C में से माइनस करवाना, कितना बनेगा V नॉट C माइनस का कितना बन जाएगा V नॉट L। अब इसका यदि मैग्नीट्यूड देखेंगे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके इक्वल रखना है। तो कितना हो जाएगा V नॉट C माइनस V नॉट L। यानी इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी करंट की जो वैल्यू, वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितनी होगी इस वाले ट्रायंगल में। बेस तो कितना है, बेस कितना लोगे, बेस कितना है, V नॉट R का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना होगा V नॉट C माइनस V नॉट L का होल स्क्वायर, ठीक है। तब ये फेजर डायग्राम बन जाएगा। थोड़ा टिपिकल प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फेजर डायग्राम ऊपर वाला क्या है, वेक्टर डायग्राम। अब थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या होगी, थर्ड सिचुएशन यदि देखें, केस नंबर यदि थर्ड यदि देखें अपन, थर्ड में क्या होगा, पहले वाला केस में क्या किया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से लार्ज थी। सेकंड केस में क्या किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से लार्ज है। थर्ड वाले केस में क्या कर लेते हैं, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके इक्वल है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल है। ये वैल्यू इसमें जब रखोगे तो कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल अक्स L जब अक्स C के इक्वल है, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अक्स L माइनस अक्स C की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। कितनी होगी, 0। यहाँ पे यदि 0 रखोगे ओनली क्या बचेगा, R स्क्वायर, रूट R स्क्वायर, यानी Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, जो RLC सर्किट है वो किसकी तरफ बिहेव करता है, प्योर रजिस्टर की तरफ बिहेव करता है। यानी इसमें वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम जब बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम यदि बनाएंगे तो इसमें इधर वाला तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, और ये रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रिएक्टेंस। एक्स एक्सिस पे तो रियल वैल्यू रखते हैं, रियल वैल्यू कौन सी होगी, रेजिस्टेंस की, और ये इमेजिनरी वैल्यू है, रिएक्टेंस जो कौन सी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है। यहाँ पे क्या माना है, एक्सएल जो अक्स सी के इक्वल माना है, एक्सएल किसके इक्वल माना है, ये एक्सएल है पूरा, और ये क्या है, अक्स सी है, ये दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन में इंपीडेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल, यानी जेड किसके इस साइड में आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तो इसका वेक्टर डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम। ऐसे जब फेजर डायग्राम यदि बनाए, फेजर डायग्राम यदि बनाओगे
वही लेना है इसमें। रियल एक्सिस पे रेजिस्टेंस लोगे और इमेजिनरी जो एक्सिस यानी वाई एक्सिस है उस पे रिएक्टेंस लेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज है, रिजल्टेंट जो वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज कौन सा, वी नोट आर एल सी रिजल्टेंट वोल्टेज है, वो कितना हो जाएगा इसमें, ये जो एंगल है वो कितना बना रहा है, ओमेगा टी बना रहा है। कितना बना रहा है, ओमेगा टी बना रहा है। जब इसमें एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है तो आरएलसी कॉम्बिनेशन किसकी तरह वो करेगा, प्योर रजिस्टर की तरह, यानी इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के वोल्टेज के इक्वल, यानी आई नॉट आर। ठीक है, और अपन को पता है कि जो प्योर यदि इंडक्टर दे रखा, प्योर इंडक्टर जो होता है उसका जो वोल्टेज है वो करंट से, यानी ये करंट को शो कर रहा है, करंट की एक्सिस को शो कर रहा है। तो प्योर इंडक्टर की केस में क्या होता है, जो वोल्टेज जो होता है वो करंट से पाई बाय 2 आगे होता है, तो इस डायरेक्शन में पाई बाय 2 आगे हो गया। कौन सा, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 आगे हो गया। ऐसे ही क्या करना है, यदि प्योर कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, जो वोल्टेज जो है प्योर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाय 2 पीछे होता है, करंट से पाई बाय 2 पीछे, ये हो गया। ठीक है, ओके, ये वाली वैल्यू होगी। यदि इसको यदि ओपन भी कर, मतलब वी नोट एल वोल्टेज यदि इंडक्टर के लिए वोल्टेज रखें तो कितना हो जाएगा, आई नोट एक्सएल। आई नोट एक्सएल का मतलब एक्सएल, एक्सएल क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या, ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैपेसिटिव वोल्टेज जो है उसका कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नोट, और आर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का में लेंगे यहाँ पे एक्स सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई नोट अपॉन में कितना हो जाएगा, ओमेगा सी, क्योंकि एक्स सी कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो, अभी अपन ने क्या किया है, एक्सएल जो एक्ससी के इक्वल किया है, एक्सएल जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यूज भी इक्वल होंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना लिया था अपन ने, ओमेगा, और इससे रिलेटेड ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ये सिचुएशन जब बनती है तो इनसे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो किसके इक्वल हो जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। इसको जब आगे सोल्व करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा आर, और ये भी कितना, ओमेगा आर, ओमेगा आर इंटू एल ओमेगा आर सी इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर कितना हो जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर, एल सी इज इक्वल टू कितना, 1, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एल सी मल्टीप्लाई उस साइड रखे डिवाइड में एल सी, यानी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर इज इक्वल टू कितना होगा, रूट एल सी। रेजोनेंस यदि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा आर को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई रूट एल सी, यानी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 पाई रूट एल सी। ये आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ये कब आएगी, जब क्या दे रखा हो, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस हो किसके इक्वल हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के जब इक्वल है तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है, 1 बाई 2 पाई रूट एल सी होगी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं, यहाँ तक हो गया, उसके आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स देखो क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल में क्या बोला है, इसको पूरा साफ करो। इसमें क्या बोला कि an alternate voltage source, an alternate
वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 hertz and voltage 200 volt is connected to LCR circuit. If इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है उसमें, इंडक्टेंस की वैल्यू 8.1 मिली हेनरी, 8.1 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12.5 माइक्रोफेरेड। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 50 ओम। देन potential difference on resistor। रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जो आरएलसी कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। यहाँ पे एलसीआर सर्किट दे रखा है, वही मतलब आरएलसी है वो, ठीक है। तो उसमें तो करना क्या आपको, पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एन अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है पहले 500 हर्ट्ज दे रखी है, 500 हर्ट्ज दे रखी है फ्रीक्वेंसी। और वोल्टेज जो है, ये जो वोल्टेज है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, यानी रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेट वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। वीआरएमएस की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 200 वोल्टेज, कितनी दे रखी है, 200 वोल्टेज। और जो नेक्स्ट है एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है। अब उनको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ही कैलकुलेट करना है रजिस्टर पर। रजिस्टर को वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट जो अल्टरनेट सोर्स से करंट कितना जाएगा, आरएमएस इनटू में क्या आएगा इसका रेजिस्टेंस, कैपिटल आर की वैल्यू 50 ओम दे रखी है, कर लेना। लेकिन पहली बात तो इसमें करंट की वैल्यू निकालोगे, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आरएमएस वैल्यू निकालोगे, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में R। अब यहाँ पे अल्टरनेट वोल्टेज काम में ले रहे हो तो R, यहाँ पे इंपीडेंस होगा Z, कितना होगा Z। एलसीआर सर्किट काम में ले रहे हो तो पहले Z यदि सेपरेट निकाल लें, Z कितना होगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। वो डिपेंड करेगा XL माइनस XC हो गया, फिर XC माइनस XL किस पे डिपेंड करेगा, इनकी वैल्यूज पे। तो पहले वैल्यूज निकाले, XL की वैल्यू निकाले। XL की वैल्यू कितनी है, ओमेगा हो गया, लिखे हैं 2 पाई f और L दे रखा है, तो 2 पाई 2 इंटू में 3.14 f। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 हर्ट्ज दे रखी है, 500 हर्ट्ज हो गया। और जो इंडक्टेंस की वैल्यू कैपिटल L की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8.1 इंटू में कितना दे रखा है 10 टू पावर -3, यानी जब XL की वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी, सोल्व कर ले इसमें। ये 500 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1000 बनेगा, 10 की पावर 3 बनेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 10 की पावर -3 है, 10 की पावर +3 बनता तो कैंसिल आउट हो गया। और मल्टीप्लाई करना 314 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो 314 को 81 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 314 8 4 से 32, 3 8 3 12, 1 कैरी हो गया, 8 3 24 में 1 ऐड करोगे 25, 4 3 4 5 2, यानी इसकी वैल्यू जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,434। ये रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस यानी वैल्यू किसमें, ओम में। बट यदि पॉइंट रखेंगे, पॉइंट यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, टोटल कितने बाद में 3 डिजिट के बाद में पॉइंट रखा होगा, तो कितना आ गया 25.43। 2 डिजिट तक ले रहे काम में तो ओम हो गया। ये एक्सएल की वैल्यू आ गई। ऐसे एक्स क्या होता है, 1 अपॉन में ओमेगा सी, यानी 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी। वैल्यूज रख दो, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2
इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज दे रखी है, सी कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 12.5 माइक्रोफेरेड दे रखी है, अक्यूर 12.5 माइक्रो, माइक्रो क्या लिखे हैं 10 की पावर -6। सोल्व करें, 2 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। एक्स सी की वैल्यू यदि लिखोगे तो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 2 को 500 से मल्टीप्लाई 1000 को क्या लिखा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 10 की पावर -6 कितना बचेगा 10 की पावर -3 -4 और -6 तो कितना बच जाएगा ये 314 इंटू 125 इंटू में यहाँ पे 10 की पावर -3 बचा -4 और माइनस का 6, ये ऊपर जाके प्लस का 6 बन जाएगा। अब यदि रेड्यूस भी यदि करना चाहें यानी इसको 1000 ले लें, 10 की पावर 6 था 30 यहाँ पे कहाँ मिले 30 सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे अगर राइट करें तो कितना हो सकता है 125 का 1000 में डिवाइड दें तो कितने टाइम जाता है 125 का 4 टाइम 500 बनता है, 4 टाइम 8 टाइम कितना हो जाएगा 1000 यानी ये 8 टाइम चला गया। फिर रेड्यूस और भी यदि करें 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, 2 का डिवाइड जाएगा 2 4 से 8, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 7 से 14, 157। इसको जब सोल्व करोगे यानी 4000 में 157 का जब डिवाइड दोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे जगह नहीं है तो 1 डिवाइड दे देता, वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.47। अब देखो इसमें एक्सएल और सी की वैल्यू कंपैरिजन करो, अदर वैल्यूज को मैं साफ कर रहा हूँ, जो कैलकुलेशन की है उसको साफ कर रहा हूँ, ये वैल्यू साफ कर दी, ये वैल्यू साफ कर दी और ये वैल्यू भी साफ कर दी, ठीक है ये वैल्यू साफ कर दी। अब देखो इसमें ये तो है 25.47 ओम और ये है 25.43 ओम, कौन सा लार्ज है इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस लार्ज है कंपैरिजन टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसमें जब वैल्यू रखोगे इंपीडेंस की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस वैल्यूज यदि रख रहे हो तो इसमें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा R यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 ओम दे रखी है, यानी 50 का क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी नहीं होगा एक्ससी माइनस एक्सएल हो, क्योंकि एक्ससी की वैल्यू एक्सएल से लार्ज है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे एक्ससी माइनस का एक्सएल, ठीक है। एक्सएल एक्ससी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25.47 माइनस एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू कितनी है एक्सएल की वैल्यू दे रखी है 25.43 का होल स्क्वायर, ये सोल्व कर लीजिए, ठीक है ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ये वैल्यू अब जब कैलकुलेट करेंगे इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंपीडेंस की वैल्यू है 25 का 50 का स्क्वायर 25 इंटू 10 टू पावर 4 सॉरी 2, और इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस जो होके कितना बचेगा 47 और 43 यदि माइनस करें तो कितना बचता है 0.04 बचेगा, 0.04 का मतलब कितना बचेगा 16, 25.47 में 25.43 यदि माइनस कर रहे हो 7 में 3 4 4 में 4 0 यानी 0.04 का होल स्क्वायर 0.04 का होल स्क्वायर, और इसको जब सोल्व करें 4 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे रहे हैं 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, उसको जब सोल्व करके दिखा रखा तो इसका वैल्यू जो कितनी आ रही है 50 ओम आ रही है अप्रोक्सीमेट, कितनी वैल्यू आएगी 50 ओम वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू कितना है इसको जब सोल्व करेंगे कितनी आ जाएगी 50 ओम, ये वैल्यू यहाँ पे रख दें IRMS जो वैल्यू होगी VRMS 200 दे रखा है, 200 में किसका डिवाइड देंगे 50 का तो कितना हो जाएगा 4 टाइम चला जाएगा, यानी ये जो RMS वैल्यू करंट की कितने आ गई 4 एम्पियर आ गई, कितने आ गई 4 एम्पियर। रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज हो वो कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे IRMS की वैल्यू कितनी रखोगे 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम दे रखी है 50, तो 54 से कितना होता है 200 वोल्टेज अप्लाई होगा, 200 वोल्टेज। RMS वैल्यू 200 है, उसमें वोल्टेज कितना है 200 वोल्टेज है,
ठीक है, दोनों पे वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो ये आपका दोबारा से देख लेना। एक अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और वोल्टेज की वैल्यू 200 वोल्टेज है। इसको कनेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट से कनेक्ट कर रहे हैं। यदि एल की वैल्यू यानी इंडक्टेंस की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये दे रखी है, तो अपन को पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर पे कैलकुलेट करना है, यानी रजिस्टर पे जो वोल्टेज है वो कैलकुलेट करना है। वोल्टेज कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब अल्टरनेट वोल्टेज से जो करंट जाएगा वही रजिस्टर पे करंट होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ही है। सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा करंट सभी जो एलिमेंट्स लगे होते हैं सर्किट में उनमें सभी में इक्वल रहता है। तो यहाँ पे करंट सभी में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। पहले आरएमएस वैल्यू निकालें। आर तो दे रखा अपने पास 50 ओम, आरएमएस क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज से जो सोर्स निकला उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो वोल्टेज अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स है उसमें किसका डिवाइड है, इंपेडेंस का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्स सी की वैल्यू कैसे निकाली अपन ने, फॉर्मूला कितना था 1 अपॉन में ओमेगा सी, और एक्सएल की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में ओमेगा एल। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा। जेड की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, वीआरएमएस की वैल्यू 200 वोल्टेज दे रखिए, 4 एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर यहाँ पे रखें, 4 × 50 कितना हो जाएगा, 200 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच।